ठीक है. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन. आई होप यू ऑल आर गुड, यू ऑल आर फाइन. अच्छा जी, मैं भी बढ़िया हूँ. तो भाई आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर 7 सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस का हम एक मैराथन रिवीजन करेंगे. कोशिश करेंगे इस पूरे चैप्टर को जल्दी से पूरा रिवाइज कर सके, और ये आपके लिए इसको ऐसे रिवाइज करेंगे कि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर. चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो सोर्सेज मतलब वेज, मोड्स. ठीक है, बिजनेस मतलब ये हम चैप्टर 1 से देखते आ रहे हैं. ठीक है क्या? और फाइनेंस मतलब बोले तो फंड्स, पैसा. तो सीधी सी चैप्टर का नाम है बोले तो सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. मतलब सर बिजनेस को चलाने के लिए पैसा चाहिए होता है, तो वो पैसा कहां कहां से ला सकते हैं वो ये चैप्टर हमें बताएगा. अगली बात आई सर व्हाट इज फाइनेंस. तो फाइनेंस क्या है? हाजी कृष्ण. ठीक है सर, फाइनेंस इज व्हाट? इट इज द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज. राइट, बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए क्या मांगता है? पैसा मांगता है. तो दैट इज नोन एज फाइनेंस. दैट्स व्हाई फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. दैट्स व्हाई फाइनेंस इज कॉल्ड लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. क्योंकि सर ये नहीं होगा, फाइनेंस नहीं होगा तो बिजनेस क्या हो जाएगा? रुक जाएगा. मैं बोलूं तो रुक जाएगा. कोविड के टाइम पे यही हुआ था, रोटेशन रुक गया था इसलिए. ठीक है, व्हाट इज फाइनेंस? सर फाइनेंस इज द मनी रिक्वायर्ड, मनी ये बोलूं तो या बोलूं तो फंड्स रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एक्टिविटीज. ठीक है, अब ये चैप्टर क्या बताने वाला है? ये चैप्टर बताने वाला है क्या कि जो फाइनेंस है हम कहां कहां से ला सकते हैं. पर कहां कहां से ला सकते हैं उससे पहले हमें समझना क्या जरूरी है कि फाइनेंस कहां कहां पे रिक्वायर्ड है. भाई बिजनेस फाइनेंस में कहां कहां पर रिक्वायर्ड है. अरे पैसा कहां से लाना है सर ये तो समझ जाएंगे, लेकिन पैसा कहां कहां पे चाहिए होगा वो भी समझना तो जरूरी है. राइट, तभी तो हम ढंग से इफेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे. तो फाइनेंस रिक्वायर्ड होता है बिजनेस में दो चीजों के लिए. एक तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, और दूसरा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए. ठीक है, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट मतलब सर बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टार्टिंग अ बिजनेस, उसको एक्सपैंड करने के लिए पैसा चाहिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए सर पैसा चाहिए. समझे? ठीक है, वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? सर पैसा एक बार लगा दिया तो उससे के बाद पैसा नहीं चाहिए होगा क्या? चाहिए होगा. सर रोज के खर्चे भी तो होते हैं, डे टू डे ऑपरेशंस भी तो होते हैं, उनके लिए भी तो पैसा चाहिए. मतलब वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? द फंड रिक्वायर्ड और द फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटीज. रोज के खर्चों के लिए जो बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, दैट इज वर्किंग कैपिटल. बोले तो सैलरीज और इन्वेंट्री वगैरह ये सब खरीदने के लिए पैसा चाहिए, डेटर्स, क्रेडिटर्स, राइट, मेंटेनेंस वगैरह, सैलरीज, वेजेस. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. वर्किंग कैपिटल का मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, दैट वाज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज. समझ आया अभी तक? भाई बिजनेस में पैसा दो चीजों के लिए रिक्वायर्ड है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. फिक्स कैपिटल को आप ऐसा समझ सकते हो फिक्स एसेट जैसा भी, उसके लिए जो जो पैसा चाहिए. बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, जमीन चाहिए, मशीन वगैरह चाहिए, तो दैट इज व्हाट? फिक्स कैपिटल. राइट, जो पैसा एक साल से ज्यादा के लिए रिक्वायर्ड है. इसके अलावा मशीन बन गई, मशीन आ गई, बिल्डिंग बन गई, अब बिजनेस अपने आप चलेगा क्या? नहीं, उसको चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, रोज के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए. उसके लिए क्या होता है? वर्किंग कैपिटल. देखो ना, चलाने के लिए पैसा चाहिए तो वर्किंग कैपिटल. फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, एडिशनल नॉलेज दी थी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. एग्जांपल आप देख लो, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, बीआर, बीपी, सैलरीज देना, वेजेस देना, मेंटेनेंस वगैरह, रॉ मटेरियल खरीदना, इन्वेंट्री को मेंटेन करना, करंट एसेट्स आ गए सारे, और सारे जो करंट लायबिलिटी के एक्सपेंसेस है. मतलब मैं बोलूं तो वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? द मनी रिक्वायर्ड टू परचेज करंट एसेट एंड द मनी रिक्वायर्ड टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटी. इसलिए सीए माइनस सीएल. सब समझे? यहां तक सब क्लियर?
लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। चलो अब आया क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड्स। आप बुक के में उस वो चार्ट वाले पे भी आ सकते हो, बुक में उस चार्ट वाले पे भी आ सकते हो, ठीक है। ठीक है, क्या कॉपी कर लिया? चलो अब अगली बात आई कि फाइनेंस को क्या कर रखा है, फाइनेंस को क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। फाइनेंस का क्लासिफिकेशन कर रखा है। सोर्सेस का मैं बोलूं तो क्या कर रखा है, क्लासिफिकेशन कर रखा है। सबसे पहले किस बेसिस पे क्लासिफाई किया है, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब इन शॉर्ट में बोलूं तो कितने टाइम में चुकाना है, पीरियड बोले तो ड्यूरेशन, कितने टाइम में या कितने ड्यूरेशन में उस पैसे को चुकाना है। तो इसमें तीन आए, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म बोले तो लेस देन 1 ईयर, ठीक है। मीडियम टर्म बोले तो मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 years, बट लेस देन 5 years, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोले तो मोर देन 5 years। मतलब ऐसे सारे पैसे जो आपको रिक्वायरमेंट है, जिनको आपको 1 साल के अंदर चुकाना पड़ेगा, वो सारे सोर्सेस कौन से हो गए, शॉर्ट टर्म, ठीक है। जैसे ट्रेड क्रेडिट वगैरह सब, ठीक है। जो सारे पैसे आपको 1 साल से ज्यादा में चुकाने हैं लेकिन 5 साल से कम में, वो किस में आ गए, मीडियम टर्म में। जैसे लोन, बैंक से लोन, पब्लिक डिपॉजिट, अभी आगे देखेंगे वापस। लॉन्ग टर्म कौन से हो गए सर, जो 5 साल से बाद में चुकाने, इक्विटी शेयर, डिबेंचर्स वगैरह, ये सब। ये तो क्या हुए ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड। अगले सोर्सेस किस पे आए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, राइट। तो ओनरशिप में 2 तरह के आए, ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। ओनर्स फंड्स मतलब जो भी बिजनेस के ओनर्स ने पैसा जो लगाया, जो भी बिजनेस के ओनर्स ने जो पैसा लगाया उसको हम क्या कहते हैं, ओनर्स फंड्स। बोरोड फंड्स मतलब जो आपने उधार लिया है बाहर से पैसा, जो आपने लोगों से बोरो करके पैसा लिया, वो सारा किस में आ जाएगा, बोरोड फंड्स में, ठीक है। मैं क्लासिफिकेशन के अंदर तो एग्जांपल्स है उनको नहीं पढ़ रहा क्योंकि वो आपके सामने स्क्रीन पे भी है और आपके बुक के अंदर भी है, तो उसको पढ़ने में कोई सेंस नहीं है। इतना समझ लेना ना बस। व्हाट इज ओनर्स फंड्स, जो बिजनेस के ओनर्स ने कैपिटल लगाया, फंड लगाया, जैसे इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग्स। बोरो फंड्स सारे जो भी बाहर से पैसा आया, डिबेंचर्स, लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स, राइट। तीसरा आया ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ जनरेशन। जनरेशन का मतलब ये होगा कि पैसा कहां से आ रहा है, पैसा आ कहां से रहा है, पैसा जनरेट कहां से हो रहा है। तो इसमें 2 चीजें आ गई भाई, इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब भाई नाम से समझ आ रहा है, इंटरनल बोले तो विद इन द बिजनेस, द फंड्स और द मनी विच इज जनरेटेड विद इन द बिजनेस, मतलब बिजनेस की जो पेरिफेरी है उसके अंदर जो पैसा जनरेट हुआ, जैसे ओनर्स ने जो पैसा लगाया या जो वहीं से जनरेट हुआ, जैसे रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी शेयर, इन दोनों के सेम है बिल्कुल। ओनर्स फंड्स एंड इंटरनल सोर्स आप बुक में भी देखोगे तो आपको दिखेंगे दोनों बिल्कुल सेम एग्जांपल है। क्यों, क्योंकि इंटरनल कौन हुए, जो बिजनेस के अंदर के लोग हैं, बिजनेस के अंदर के लोग ही कौन है, ओनर्स है, राइट। एक्सटर्नल सोर्स क्या हो गए, सारा पैसा जो आउटसाइड द बिजनेस से आया, मतलब वो हमने विद इन द बिजनेस पैसा जनरेट नहीं किया है, वो हमने बाहर के लोगों से जो भी पैसा लिया, राइट, क्रेडिट टाइप वाली चीज, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। तो विद इन द बिजनेस इंटरनल सोर्स, आउटसाइड द बिजनेस एक्सटर्नल सोर्स। उधार लिया पैसा, बोरोड फंड्स। ओनर्स का पैसा, ओनर्स फंड्स। मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 years, मीडियम टर्म। लेस देन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म। मोर देन 5 years, लॉन्ग टर्म। समझे? अब एक बात समझना, कोई सा एक सोर्स तीनों में भी आ सकता है, यहां पर केवल उस सोर्स को क्लासिफाई किया है। अब जैसे एग्जांपल रिटेन अर्निंग्स, तो रिटेन अर्निंग्स इज पार्ट ऑफ ओनर्स आल्सो
internal also, right? Similarly, loan from bank is a borrowed fund, is an external source and can be under medium term also, can be under long term also, can be under short term also. ये बात सबको समझ आई? ये बस उसका क्लासिफिकेशन किया गया कि ऐसे ऐसे क्लासिफाई हम कर सकते हैं. सबको क्लियर यहां तक? चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले सोर्स से, पहले तरीके से, दैट इज retained earnings. That is retained earnings. That is retained earnings. ठीक है भाई, इस चैप्टर में हम क्या देखने वाले हैं, हम सारे सोर्सेस को समझेंगे. ठीक है, तो सोर्सेस को समझने के लिए पहले तो समझेंगे है क्या, और हर सोर्स के कुछ फायदे हैं और हर सोर्स के कुछ नुकसान है, मेरिट्स और डिमेरिट्स समझेंगे. जिससे होगा क्या कि चैप्टर के एंड में आपको सब समझ आ जाएगा कि ये पैसा चाहिए तो कहां से लाना है और क्यों लाना है और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है. कहने का मतलब यह है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर यू विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज आपको पैसा चाहिए तो कौन से सोर्स से लेना चाहिए और उसके साथ आप उसके क्या फायदे ले रहे हो और क्या नुकसान भी साथ में ले रहे हो. ठीक है, सबसे पहला क्या आया, रिटेन अर्निंग्स. अब एक बात समझना, कंपनी के मालिक लोग कौन होते हैं, कंपनी के ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स. और कंपनी शेयर होल्डर्स को जब वो पैसा देते हैं तो इन रिटर्न क्या देती है, डिविडेंड. क्या बोला मैंने, कंपनी के ओनर्स कौन, शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर्स को कंपनी इन रिटर्न क्या देती है, डिविडेंड. एक बात ध्यान रखना, दिस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट. क्या मैं बोलूं, earnings of the company. ठीक है, this dividend pay is which is paid to the shareholders, or can I say the owners of the company, is paid out of profits or earnings of the company. अब सुनना, what is retained earnings? Retained earnings मैं बोलूं तो is that portion of profit or earnings, is that portion of profit or earnings which is not distributed as dividend to shareholders. समझे क्या बात भाई, सारे के सारे क्या बोला हमने, सर व्हाट इज रिटेन अर्निंग्स. रिटेन अर्निंग्स कुछ नहीं है, ये वो पोर्शन है प्रॉफिट का विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर. मतलब मान लो कंपनी के सारे खर्चे हो गए, कंपनी के मान लो खर्चा था एक, कंपनी ने टोटल कमाया ग्रॉस प्रॉफिट, आपने ट्रेडिंग पीएनएल देखा होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट मान लो कंपनी का था 100 करोड़. ठीक है, और सारे खर्चे हटाते हटाते कंपनी का नेट प्रॉफिट रह गया 50 करोड़. क्या बोला मैंने, कंपनी का मान लो नेट प्रॉफिट था, मतलब सारे खर्चे के बाद जो बचा दैट वाज 50 करोड़. अब मान लो कंपनी ने एज 30 करोड़ पे कर दिया एज डिविडेंड, तो जो नहीं पे किया, क्या नहीं पे किया, 20 करोड़, इसी को हम क्या कहेंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स. तो यही तो हुआ ना. देखो सुनो, अब डेफिनेशन को देखो एक बार, डेफिनेशन आप खुद बना लोगे, डेफिनेशन आप खुद बना लोगे. दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द शेयर होल्डर इज रिटेन्ड अर्निंग्स. तो 50 करोड़ में से 30 करोड़ हमने डिविडेंड को ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू द शेयर होल्डर, जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वही तो हमारी रिटेन अर्निंग्स है. डेफिनेशन में क्या है, दैट पोर्शन ऑफ प्रॉफिट और अर्निंग्स विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स. समझा. अच्छा, अब ये हम क्या कर रहे हैं, खुद के पैसे को ही बचा रहे हैं. ऐसे समझो, पापा मम्मी ने आपको पॉकेट मनी दी 5000, आपने जो नहीं उड़ाया, 2000 नहीं उड़ाए, मान लो 2000 ही उड़ाए, 3000 रह गए, तो अगले महीने आप 3000 लेके जाते हो ना, पापा को वापस देते हो क्या, क्या भाई यार 2000 ही खर्चा हुआ, ले लो वापस, आपको जरूरत पड़ रही होगी, ऐसा करते हो क्या, नहीं ना, रखते हो. और अगले महीने के लिए आपको मजे होंगे ज्यादा, तो आपने क्या किया, खुद को ही पैसा फाइनेंस कर लिया अगले महीने के लिए. मैं बोलूं 5000 तो पापा देने वाले हैं अगले महीने में, 3000 आपने और कर दिया तो 8000 आप कैसे हो गए. तो आपने खुद के पैसे को वापस जोड़ा या खुद ही को अगले महीने के लिए फाइनेंस कर रहे हो. इसीलिए रिटेन अर्निंग्स को हम क्या कहते हैं, या तो सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं या प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, या क्या कहते हैं, प्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट. समझे आप लोग, या तो सेल्फ फाइनेंसिंग कहते हैं या
अप्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है किसको अप्लाइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, तो रिटेन अर्निंग्स कहते हैं। सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग किसको कहते हैं, रिटेन अर्निंग्स, इसको इंटरनल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। समझा अभी तक, कोई डाउट? हाँ जी, क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम कंपनी सबसे बड़ा पैसा कमाएगी ना। सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? बिजनेस करो तो ऐसा करो, ठीक है। डिविडेंड इज द पोर्शन फ्रॉम द प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स। भाई प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड बटेगा, प्रॉफिट में से ही शेयर होल्डर को डिविडेंड बटता है, वो अलग चीज हो गई। हम इसको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं, ठीक है, समझे क्या? वरना वही वाला एग्जांपल ले लेना जो मैंने आपको दिया, कौन सा वाला, पॉकेट मनी वाला, उसको सोल प्रोप्राइटर से कनेक्ट कर लो, ठीक है। चलो अब मैरिट्स आए, तो मैरिट्स मैंने आपको समझा रखे हैं सारे, लेकिन हम मैरिट्स के आप पॉइंट्स लिख लीजिए। मैरिट्स के आप लोग पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहला क्या, परमानेंट सोर्स है कि भैया प्रॉफिट हो गया तो हम प्रॉफिट में से थोड़ा पोर्शन बचा ही सकते हैं, परमानेंट सोर्स, ठीक है। सेकंड, भाई ये क्या है, इकोनॉमिकल है। कैसे इकोनॉमिकल है? भाई बैंक से लोन लेते हैं, सुनना, बैंक से लोन देते तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, शेयर होल्डर से भी पैसा लेते तो डिविडेंड देना पड़ता है। यहां कुछ पैसा देना पड़ रहा है क्या? यहां कुछ पैसा देना पड़ रहा है क्या किसी को बाहर को? नहीं, तो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल बोलते सस्ता है, ठीक है क्या। तीसरा, मोर फ्रीडम। कैसे फ्रीडम है? क्योंकि भाई जब हम ये पैसे बाकी जैसे बैंक से लोन लेते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे एसेट्स पर चार्ज क्रिएट कर देते हैं, राइट, गिरवी रखवा लेते हैं, तो हमारे पास थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है। लेकिन यहां से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ रही है क्या? नहीं, तो यहाँ पे भाई फ्रीडम ही फ्रीडम है, ठीक है क्या। एक तो बात ये हुई। फोर्थ, भाई ये इनहेंस कर देता है, इनहेंसेस एबिलिटी टू अब्सॉर्ब बिजनेस शॉक्स या अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। समझा क्या? इनहेंसेस एबिलिटी टू अब्सॉर्ब बिजनेस शॉक्स, समझे आप? भाई जैसे बेस्ट एग्जांपल है, कोविड हुआ तो लोगों ने, कोविड में तो बहुत ही कम लोगों ने कमाया, तो उनका खर्चा कैसे निकला? पिछले साल की सेविंग से। तो ये सेविंग्स ही है एक तरीके से। तो भाई ये एबिलिटी बताती है कि शॉक्स हो तो आप बंद नहीं हो जाओगे, कुछ तो चल जाएगा। लास्ट आया इसका, इंक्रीजेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, इंक्रीजेस मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। अब ये क्या है, ये आपके पॉइंटर्स हैं, ये आपको याद करने जरूरी हैं, और इसको आप एक्सप्लेन तो कर ही दोगे, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन तो कर ही सकते हैं हम, हमें आता है। ये हेडिंग्स हैं जो आपको लिखनी जरूरी है, समझे? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, भाई ऐसा समझो ना, तू कंपनी की, अच्छा सपोज कर कंपनी के पास अच्छा पैसा हुआ तो उसने रिटेन अच्छा किया, अब अगले साल जब उसको पैसा चाहिए होगा तो बाहर से पैसा नहीं लेगी, तो बाहर से पैसा लेती तो उधार देता, कंपनी की एसेट्स पे बर्डन आता, कंपनी को पेमेंट करना ही पड़ता, तो वो नहीं करना पड़ेगा, अगले साल और पैसे बचे, पैसे अच्छे बचे तो कंपनी की अर्निंग्स आ रही है, अब मार्केट में क्या जाएगा, कंपनी की इस साल अर्निंग्स इंक्रीज हुई, तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा मार्केट में और कंपनी की इमेज अच्छी हो। समझे सब? मैरिट्स भी हो गए, आ जाओ डीमैरिट्स देखते हैं। अब देखो एक बात देखना भाई, अगर मैं ज्यादा रिटेन कर दूं, यहां तो मैंने आपको ऐसा समझाया कि जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया वो रिटेन अर्निंग्स, इसका उल्टा भी तो मैं बोल सकता हूं, जो रिटेन अर्निंग नहीं किया वो डिविडेंड, भाई उल्टा भी तो बोल सकते हैं, हाँ या ना? तो अब मुझे बताओ, अगर मैंने ज्यादा रिटेन अर्निंग्स कर ली तो ये शेयर होल्डर जिनको डिविडेंड मिलता है उनको कम डिविडेंड मिलेगा, तो उनका शादी में जैसे जीजा फूफा आते हैं उनकी तरह उनका मुंह फूलेगा नहीं फूलेगा? फूलेगा नहीं फूलेगा? बता बाबा, तू बहुत शादियों में गया अभी, हाँ? तो भाई सीधी सी बात, इसकी डीमेरिट्स लिख लेते हैं। गुस्सा क्यों कर रहा है यार? अच्छा इसके भाई की शादी है इसलिए, हाँ। लिमिटेशंस क्या है? सबसे पहला डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स,
डिससेटिस्फैक्शन अमंग शेयर होल्डर्स। क्यों? क्योंकि अगर एक्सेस रिटेन अर्निंग्स कर ली, ज्यादा रिटेन अर्निंग्स कर ली, तो भैया शेयर होल्डर को गुस्सा आएगा। दूसरा अनसर्टेन सोर्स है। कैसा? मान लो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग्स कहां से करोगे? प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो रिटेन अर्निंग्स कैसे करोगे? ठीक है। तीसरा, लोग बाग क्या करते हैं? इसकी इग्नोर कर देते हैं। किसको? इग्नोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सबको पता है ना, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ी होगी। नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो भी है तो वो उसको इग्नोर कर देते हैं, तो इस पैसे को ढंग से पूरा ऑप्टिमली यूटिलाइज नहीं करते, क्योंकि लगता है कुछ पैसा ही नहीं लग रहा। एक समझो आपके सर पर एक खतरे की घंटी है, पैसा चुकाना है, पैसा चुकाना है, तो उस पैसे को आप ढंग से यूज करोगे। यहां कोई खतरे की घंटी नहीं है तो आप मजे से यूज करते हो, तो आप इसका बेस्ट यूज नहीं कर पाते। समझे सारे? भाई कॉपी कर लेना। हाँ जी, हो गया कॉपी। चलो आगे वाले पे चलते हैं। अगला आया कौन सा? ट्रेड क्रेडिट। अगला कौन सा आया? ट्रेड क्रेडिट। अब व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? भाई ये तो बिल्कुल बेसिक बात है, ये आपने बिजनेस में क्या कहते हैं, अकाउंट्स में भी खूब पढ़ा है। व्हाट इज ट्रेड क्रेडिट? ट्रेड क्रेडिट इज द क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। भाई आप बिजनेस में हो तो आप बेचते भी उधार पे हो, खरीदते भी उधार पे हो, बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो तो, राइट? तो दैट इज व्हाट? दैट इज ट्रेड क्रेडिट। सीधी सी बात बोले तो क्रेडिट एक्सटेंडेड बाय वन ट्रेडर टू अनदर। अब एक ट्रेडर इसमें बायर है, एक ट्रेडर इसमें सेलर है। ठीक है क्या भाई? बेस्ट एग्जांपल है इसका कि भाई जब आप उधार दे रहे हो, जब आप उधार दे रहे हो तो आपके अकाउंट्स में, या मैं बोलूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैसा दिखेगा वो इंसान? डेटर, या मैं बोलूं तो ट्रेड रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जिनको हम कहते हैं। सिमिलरली जिसने बाय किया है, मैं मतलब मैं बोलूं ये तो सेल वाले के हो गया, जिसने उधार पे बेचा, और जिसने उधार पे बाय किया उसके अकाउंट्स में क्या दिखता है? क्रेडिटर्स, ट्रेड पेबल्स, बिल्स पेबल। दैट इज ट्रेड क्रेडिट। जनरली दिस इज अ शॉर्ट टर्म सोर्स। उधार जब देते हैं तब देते तो शॉर्ट टर्म के लिए ही है, हो लॉन्ग टर्म के लिए जाता है, दैट इज समथिंग एल्स, राइट? ठीक है। अच्छा, ये तो भाई जनरली बिजनेसेस में होता है, ये इसके बिना बिजनेसेस चल सकते हैं क्या? घर में बिजनेस होगा तो ये बात पता होगी कि उधार पे देना ही पड़ता है, राइट? अच्छा, बस अगली बात है, हम उधार किसको देंगे? हम उधार देंगे कस्टमर को, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस, उसकी गुडविल देख के। भाई सीधी सी बात, आप उन्हीं दोस्तों को पैसा दोगे ना जिन्होंने लास्ट टाइम दिया था। अब उन दोस्तों को पैसा दोगे क्या कि जिनको आपने दे दिया फिर वो फोन ही नहीं उठा रहे, वो अगली बार पैसा देने आएंगे तो आप उनको पैसा दोगे क्या? दोगे क्या बताओ? नहीं ना। तो वही वाली बात है कि ट्रेड क्रेडिट भी कस्टमर टू कस्टमर देखकर दिया जाता है। समझे सब? ट्रेड क्रेडिट में कोई दिक्कत बोलिए यहां तक? ठीक है। इसके फायदे क्या क्या हैं? इसके फायदे क्या क्या हैं? ये बिल्कुल इजी है। इसके फायदे क्या हैं? ये एक क्या है? कन्वीनियंट सोर्स है, ठीक है? ये एक क्या है? कन्वीनियंट सोर्स है। अगला, दिस इज रेडिली अवेलेबल,
इजीली अवेलेबल होता है, ये इतनी मेहनत का काम नहीं है, क्योंकि भाई बेचने वाले को भी बेचना है तो उधार पे बेचना ही पड़ेगा, तभी उसका माल बिकेगा। तीसरा मैं बोलूं उधार पे बेचते हैं तभी सेल्स इंक्रीज होती है, तो दिस प्रमोट्स सेल्स, राइट। फोर्थ, हेल्प्स इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल, हेल्प्स इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल। कैसे कि मान लो एकदम से डिमांड आ गई, तो एकदम से डिमांड आ गई प्रोडक्ट की, आपको लग रहा है एकदम से भयंकर माल बिकने वाला है, तो आपके पास एकदम से 2-4 करोड़ तो ना होगा कैश के अंदर, तो आप उधार में ले पाओगे, तो उधार में इसकी वजह से आप इन्वेंट्री को एकदम से लेवल को रेस कर पाओगे। कितनी बार आपने पापा लोगों को सुनते देखा होगा, अरे माल भेज दो पैसा दे देंगे 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कन्वीनियंट, रेडीली अवेलेबल, और तीसरा साथ में कनेक्ट हुआ, हेल्प्स इन रेजिंग इन्वेंट्री लेवल, ठीक है। फिफ्थ बोला नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स मतलब इसके लिए कोई गिरवी रखवाना नहीं पड़ता, नो चार्ज ऑन एसेट्स, नो कोलैटरल, कुछ भी, ठीक है, ठीक है। अगले आया क्या, इसके लिमिटेशंस। इसके लिमिटेशंस क्या है तो भाई इसके लिमिटेशंस क्या क्या है। सबसे पहला मैं बोलूं तो रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग। रिस्क ऑफ ओवर ट्रेडिंग कैसे कि आपको लग रहा है फ्री में मिल रहा है, उधार पे मिल रहा है, आण दो आण दो आण दो आण दो आण दो आ जाएगा, तो आप ज्यादा कर लोगे, ज्यादा ओवर ट्रेड कर लोगे, ज्यादा उधार पे ले लोगे, ठीक है। सेकंड मुझे बताओ, क्या ट्रेड कर से आपकी बिजनेस की बाकी जो पैसे की रिक्वायरमेंट है वो हो सकती है क्या पूरी? नहीं। तो बोलूं यहां से केवल लिमिटेड फंड्स ही जनरेट हो सकते हैं, बाकी सारे फंड्स यहां से जनरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तीसरा बोला ये क्या है, कॉस्टली सोर्स है, कॉस्टली सोर्स है। इसको वैसे समझो ब्याज पे भी पैसा लेते हैं, कितनी बार लोगों से लेते हैं, तो ये कॉस्ट, ब्याज पे पैसा लेना भाई बहुत महंगा होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉस्टली सोर्स। कॉपी कर लीजिए। भाई नो चार्ज ऑन एसेट्स का मतलब यह है, हम लोन लेते हैं बैंक से, उधार लेते हैं, तो बैंक हमारी कोई प्रॉपर्टी को गिरवी रखवाता है, तो उस गिरवी रखवाने का जो एक लीगल पूरा प्रोसीजर है उसको हम कहते हैं चार्ज। तो यहाँ पे लेकिन जब हम ट्रेड पे कुछ लेते हैं तो कोई गिरवी रखवाते हैं क्या किसी चीज को, तो दैट्स व्हाई नो चार्ज ऑन एसेट्स, कि बिना कुछ गिरवी रखवाए हम क्रेडिट ले सकते हैं। नहीं तो पूरा नोटरी से काम होता है ना, ऐसे तो ना, ऐसा तो ना, ठीक है क्या, हो गया क्या, एक सबने कॉपी कर लिया, चलो अब अगला आया बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज शेयर्स, दैट इज नहीं 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 सॉरी सॉरी, सब पहले, इससे पहले क्या आएगा, पब्लिक डिपॉजिट। सबसे पहले इससे पहले क्या आएगा, पब्लिक डिपॉजिट्स, ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट क्या है कि यहां पे कॉर्पोरेशंस लोग, कंपनी लोग सीधा पैसा रेज कर रहे हैं, किससे, पब्लिक से। तो डिपॉजिट विच आर रेज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस डायरेक्टली फ्रॉम द पब्लिक आर नोन एज पब्लिक डिपॉजिट्स। रेजिंग फंड्स डायरेक्टली फ्रॉम द, ये डायरेक्टली फ्रॉम द, किससे डायरेक्टली कर रहे हैं, पब्लिक से, ठीक है। अच्छा, ये जब हम पब्लिक से पैसा लेते हैं तो क्या यहां पर उनको ओनरशिप मिल रहा है क्या, नहीं, उधार पे मिल रहा है। सिमिलरली वो लोग क्या करते हैं, जब उन्होंने कंपनी से पैसा दिया, कंपनी को क्या होता है, पैसे की जरूरत होती है, तो पब्लिक डिपॉजिट रेज करती है, पब्लिक से पैसा लेती है, और कंपनी के पास पैसा आ गया पब्लिक से, अब वो लोग, कंपनी क्या देती है पब्लिक को, एक सर्टिफिकेट देती है डिपॉजिट का, विच इज अ प्रूफ कि भैया हमने आपसे पैसा लिया और हम आपको चुका देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट, अ शॉर्ट टर्म और अ मीडियम टर्म, सर दिस इज अ मीडियम टर्म सोर्स, ठीक है। इसका मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होता है, 3 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन 3 साल, मतलब 3 साल में इसको पैसा चुकाना पड़ता है। यहां पे कोई ओनरशिप मिलती है क्या, नो, नो ओनरशिप इज गिवन।
अगर ओनरशिप नहीं मिल रही तो मैं बोल दूं क्या ये एक्सटर्नल सोर्स है? क्या है मैं बोल दूं दिस इज अ बोरोड फंड्स? ये 3 साल तक का है तो क्या मैं बोल दूं इट इज अ मीडियम टर्म सोर्स? समझ आई बात जो मैंने आपको तब भी बोली थी कि एक फंड तीनों में भी आ सकता है। समझा आपको? ठीक है। अच्छा, अब आपके दिमाग में एक बात आएगी तो फिर सर फायदा क्या है इसका? इसका फायदा क्या है? तो इसका फायदा यह है कि यहां पर जो पब्लिक है उसको बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, मोर इंटरेस्ट देन बैंक। मैं बोलूं तो मोर इंटरेस्ट देन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, आम जनता को ऐसा मिल जाता है। और जो कंपनीज हैं उनको फंड्स मिल जाते हैं एज फंड्स मिल जाते हैं चीपली। किससे कंपेयर करें तो? फ्रॉम बैंक। जैसे बेसिक एग्जांपल है समझो, हम बैंक से एफडी कराते हैं तो 5% का ब्याज मिलता है, तो लेकिन मैं पब्लिक डिपॉजिट कराऊंगा तो मुझे 6% का ब्याज करीबन मिल जाएगा, तो 1% ज्यादा मिल गया। और सिमिलरली जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो 8% 10% पे देना पड़ता है। तो मुझे बताओ कंपनी को कितना परसेंट देना पड़ा? 6%। क्या ये बैंक जनरली कितना रेट लेती है? 8 से 9%। तो मैं बोलूं इनको सस्ता पड़ गया। ठीक है। अच्छा, बैंक वैसे पब्लिक को कितना देती है? 5%, लेकिन ये सीधा कंपनी से ले रहे तो इनको कितना मिल रहा है? 6%। तो भैया पब्लिक के भी मजे हैं, उनको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, और ये जो कंपनी है इनको सस्ते में पैसा मिल रहा है। समझे? तो दोनों को फायदा है। कैसे कैसे दोनों को फायदा है? कि आम जनता को बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है और कंपनी को बैंक को जो देना पड़ता पैसा फॉर द मनी उससे सस्ते में पब्लिक से पैसा मिल रहा है। तो दोनों के मजे ही मजे। समझे क्या? हाँ हाँ, वो तो जब इशू करते हैं तब फिक्स्ड होता है। हाँ हाँ, वो रिस्क तो बस ये है कि कंपनी गई तो ये गया। ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, चलो मैरिट्स। अब इसके मैरिट्स क्या क्या है? सबसे पहली बात, इसका प्रोसीजर इज व्हाट? वेरी सिंपल। सिंपल प्रोसीजर है, इतनी कोई ज्यादा माथापिची नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये इकोनॉमिकल है। कंपनी के लिए इकोनॉमिकल है क्या भाई? कंपनी के लिए इकोनॉमिकल है क्या? सस्ता है क्या? बोलो ना, अरे है ना, देखो ना। ठीक है, तो इकोनॉमिकल है। तीसरा, सेम वही, नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स, यहां पे भी कोई भाई हम कंपनी से पैसा दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी के एसेट्स पे कोई चार्ज तो ना क्रिएट कर रहे हैं? कर रहे हैं क्या हार्दिक साहब? नहीं कर रहे हैं, पक्का? ठीक है। चौथा, मैंने आपको एक बात बताई थी, जब हम पब्लिक से पैसा ले रहे हैं यहां पर तो क्या हम ओनरशिप दे रहे हैं क्या उनको? हर्षवर्धन, नहीं दे रहे हैं यहां पे ओनरशिप। तो मुझे बताओ इक्विटी शेयर होल्डर के कंट्रोल पे कुछ इंपैक्ट आ रहा है क्या? इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स हैं उनके वोटिंग पावर में कोई इंपैक्ट आ रहा है क्या? नहीं। तो मैं बोलूं नो लॉस ऑफ कंट्रोल। नो लॉस ऑफ कंट्रोल किसका? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। उनका दबदबा वही रहेगा। अब लिखो इनके लिमिटेशंस। अब लिखो इनके लिमिटेशंस। मुझे बताओ, एक रिलायंस पब्लिक डिपॉजिट कर रही है और एक कोई बिल्कुल नई कंपनी आई, ठीक है क्या? कोई बिल्कुल नई कंपनी आई, राजा बाबू कंपनी लिमिटेड। तुम राजा बाबू कंपनी लिमिटेड के अंदर पब्लिक डिपॉजिट करोगे क्या? समाज बोल रहा है सर कर दूंगा, कोई तो मुझे बाबू बोलेगा, वो बात अलग है। लेकिन तुम बाकी लोग बताओ, क्या तुम पब्लिक डिपॉजिट उस कंपनी में करोगे? क्यों नहीं करोगे? ये तुम्हारे को रिस्क रहेगा। तुम्हें रिस्क रहेगा, ये कंपनी भाग गई तो 21 दिन में पैसे डबल, अनुराधा वाला सीन हो जाए तो। हाँ, तो इट इज व्हाट? अनसूटेबल फॉर न्यू कंपनीज, अनसूटेबल फॉर न्यू कंपनीज। समझे? नई कंपनी के लिए थोड़ा रिस्क भाई, जरूरी नहीं है कि वो पैसा रेज हो जाए। सेकंड, दिस इज एन अनरिलायबल सोर्स। मान लो पब्लिक ने तुम्हारे को इग्नोर कर दिया, जैसे तुम्हें इंस्टाग्राम पे होता है ब्लू सीन, ब्लू टिक करके, नो रिप्लाई ऑफ द मैसेज। सिमिलरली तुमने पब्लिक डिपॉजिट के लिए पैसे मांगे, तुम कंपनी हो और पब्लिक ने तुम्हें भाव
नहीं दिया। गारंटी है क्या कि तुम पब्लिक डिपॉजिट के लिए पैसा रेज कर रहे हो और तुम्हारे पास पैसा आएगा ही आएगा? इज देयर एनी गारंटी? नो। तो दैट्स व्हाई दिस इज व्हाट, इट इज एन अनरिलायबल सोर्स। और तीसरी बात सीधी बात क्या, तीसरी बात सीधी सी क्या, कि भाई जब अगर बहुत सारा पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो इसके लिए सूटेबल नहीं है। तो भाई नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, नॉट सूटेबल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। क्यों? देखो मैक्सिमम 3 साल, तो 5 साल से ज्यादा वाला होता था लॉन्ग टर्म, उसके लिए सूटेबल है क्या? बोलिए, सबको क्लियर? चलें आगे, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। हाँ आ जाए। अगला आ जाओ, दैट इज शेयर्स। अब व्हाट इज शेयर्स? कंपनी की जो कैपिटल होती है ना, कंपनी की जो कैपिटल होती है इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स। उन स्मॉल यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? शेयर्स। ठीक है, अब द मनी विच इज रेज फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स, उसको हम क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। ठीक है, अब दो तरह के शेयर्स होते हैं, शेयर्स दो तरह के हैं। कौन से? इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। अब कंपनीज के लिए क्या है? खुद का एक एक्ट है इनका, कंपनीज एक्ट, और लॉ डेफिनेशन देता है, लॉ डेफिनेशन कहता है। और समझना, लॉ की एक मस्त बात क्या है कि जब भी एक चीज या तो ये होगी या तो ये होगी, मतलब वाइस वर्सा वाला केस होता है, तो उसमें जनरली लॉ क्या करता है? एक चीज को जबरदस्त डिफाइन कर देता है और दूसरी चीज को डिफाइन ही नहीं करता है। तो इधर कंपनी एक्ट ने एक्चुअल में डिफाइन कर रखा है प्रेफरेंस शेयर को बहुत डिटेल में, ठीक है। और इक्विटी शेयर को कैसे डिफाइन कर रखा है? इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। ये एक्चुअल में इक्विटी शेयर की डेफिनेशन है। सेम ऐसा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में है कि भाई पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, और प्राइवेट कंपनी को जबरदस्त डिफाइन कर रखा है। तो सिमिलरली इज द केस विद इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स। तो किसको लॉ ने ढंग से डिफाइन किया है? प्रेफरेंस शेयर्स को। इसका मीम्स भी देखोगे इंस्टाग्राम पे कितनी बार कि आई विश लाइफ वाज एज सिंपल एज इक्विटी शेयर्स आर शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर्स, पब्लिक कंपनीज आर कंपनीज अदर देन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब इक्विटी शेयर्स पे आते हैं। इक्विटी शेयर्स पे आते हैं, आ जाइए। अब इक्विटी शेयर्स क्या है? ये कंपनी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है, और ये क्या है? ओनर्स फंड्स है और इंटरनल सोर्स है। ठीक है, एक बात समझना, कंपनी के जो शेयर होल्डर, जो कंपनी के मालिक लोग जो पैसा रेज करते हैं by purchasing that share, that is equity share capital. In short, what is equity share capital? So equity share capital is the money which is raised through issue of equity shares. ये क्या होता है? कंपनी के ओनर्स फंड्स हैं। इक्विटी शेयर को बाय करते हो आप, if you buy a equity share of the company, you get ownership in the company. You get ownership in the company, और ओनरशिप आपको मिल रही कंपनी, मतलब कंपनी आपकी, तो यू गेट वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स मतलब भाई कंपनी के अंदर बिल्कुल डेमोक्रेसी की तरह काम होता है। तो डेमोक्रेसी, वोटिंग राइट किसको मिलती है? केवल इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलती। प्रेफरेंस शेयर्स को इसलिए कंपनी के ओनर्स भी
नहीं कहते। इक्विटी शेयर होल्डर्स कौन है? सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है, ओनर्स फंड या इंटरनल सोर्स बोल लो। इसको आप बाय करते तो आपको ओनरशिप मिलती है और यू गेट वोटिंग राइट्स। अब एक बात समझना, सिंस कंपनी के मालिक लोग हैं, आपने घर में देखा होगा पापा लोग मम्मी लोग सबसे लास्ट में खाना खाते हैं। कुछ भी ऐसी चीज होती है पहले आपको देते हैं, बेटा तुम ले लो, ऐसा बोल देता है कि हमें भूख नहीं या कुछ नहीं, राइट राइट। तो सिमिलरली इक्विटी शेयर्स भी क्या है? कंपनी के मालिक। घर के मालिक कौन है? पापा मम्मी लोग हैं। तो सिमिलरली इक्विटी शेयर्स क्या है? कंपनी के मालिक लोग हैं। तो अब सुनना, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, क्या बोला मैंने? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो रही है, दिवालिया हो गई या लिक्विडेट हो रही है, खत्म कर रहे हैं फॉर एनी रीजन खत्म कर रहे हैं, मिर्जापुर की तरह की जो था यहीं तक था, राइट वैसे हम खत्म कर रहे हैं कंपनी। तो पेमेंट होता है वाइंडिंग अप के टाइम पे, पेमेंट होता है कि मतलब एसेट को बेचते हैं और लायबिलिटीज को सेटल ऑफ करते हैं। तो अब सिंस दीज आर इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, इनको पैसा सबसे लास्ट में मिलता है। मतलब सबसे पहला पैसा मिलता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स मतलब जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है और चार्ज क्रिएट किया, हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं ना, नो चार्ज। तो जिन्होंने चार्ज क्रिएट किया है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले पैसा इनको मिलेगा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा, फिर प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा मिलेगा, और फिर कुछ अगर बच गया तो इक्विटी शेयर को मिलेगा। तो सिंस इनको सबसे, मैं बोलूं तो लास्ट में पेमेंट हो रहा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कंपनी के रेसिडुअल ओनर्स। क्योंकि बचा कुचा जो होता है ना वो इनको मिलता है। आप सबकी साइंस तो अच्छी थी इसलिए आपने कॉमर्स लिए, तो आप सबको पता ही होगा रेसिड्यू होता है किसी भी चीज का जो सबसे एंड में चीज बच जाता है, बचा कुचा। तो सिमिलरली इनको कंपनी का सबसे एंड में कुछ बचता है तो कुछ मिलता है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? रेसिडुअल ओनर्स, राइट। दो रीजन से, एक तो वाइंडिंग अप के टाइम पे इनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलेगा, और दूसरी बात, एक रीजन तो ये है कि वाइंडिंग अप के टाइम पे इनको सबसे लास्ट में पेमेंट होता है, एंड दूसरा नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एज डिविडेंड। कोई फिक्स नहीं है कि इतना परसेंटेज आपको डिविडेंड हम देंगे ही देंगे, कुछ बच गया तो आपको दे देंगे। इस चक्कर में इनको हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल ओनर्स। समझ आई क्या बात सबको? सबको समझ आई क्या? ठीक है। तो मैं बोलूं ये रिस्क भी सबसे ज्यादा इनकी है, ठीक है। फायदे देखते हैं, लिखो मेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखो मेरिट्स आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, मतलब वो इन्वेस्टर जो बोलते हैं रिस्क है तो इश्क है, उनके लिए इक्विटी शेयर है, राइट। मैंने आपको एग्जांपल दिया था आइशर मोटर्स वाला, विप्रो वाले, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ इक्विटी शेयर्स की कैपिटल अप्रिसिएशन अलग लेवल पर हो जाता है, राइट। ठीक है, आपके इंस्टाग्राम पे भी आता होगा इन्फ्लुएंसर्स क्या कि अगर आपने 10 साल पहले इतना पैसा लगाया होता तो आज वो इतना हो जाता, राइट। तो वैसे सेकंड लिखो नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड पेमेंट, नो ऑब्लिगेशन एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, या नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड पेमेंट। डिविडेंड का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, लिखा गया, ठीक है। थर्ड लिखो सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल, सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल। कैसे? देखो ना, सबसे लास्ट में पैसा हो रहा है, उससे पहले इनको पैसा ही नहीं चुकाना है ही नहीं। सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल, ठीक है। फोर्थ को करो प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस, फिफ्थ नो चार्ज ऑन एसेट्स, ठीक है।
और 6th पॉइंट लिखो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट, अरे कैसे डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट? वोटिंग राइट्स, राइट? तो जिसका जितना पैसा इतना उसका वोटिंग, समझा? तो डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। क्या क्या बोला? आइडियल फॉर एडवेंचरस इन्वेस्टर्स, नो ऑब्लिगेशन एज टू डिविडेंड, सर्व्स एज परमानेंट कैपिटल, प्रोवाइड्स क्रेडिट वर्दीनेस, नो चार्ज ऑन एसेट्स, डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। अब जैसे हर चीज के फायदे हैं, हर चीज के नुकसान भी है। तो इक्विटी शेयर्स के नुकसान क्या है? रिस्क, सबसे पहला लिखो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स, रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। कैसे? देखो, नो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एज डिविडेंड, तो ज्यादा कमाई हो गई तो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा, कम कमाई हुई तो कुछ नहीं मिलेगा। तो रिस्क ऑफ फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स। सेकंड बोला हाई कॉस्ट, ये कॉस्टली है भाई बहुत। मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी, फ्लोटेशन कॉस्ट, याद है क्या? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, तो ब्रोकरेज कमीशन बहुत देना पड़ता है, तो ये कॉस्टली सोर्स है, प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तीसरा, डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। भाई सपोज करो अब नए इक्विटी शेयर इशू हुए, नए इक्विटी शेयर इशू हुए, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर का तो कंट्रोल कम होगा। याद करो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 1 लाख शेयर है कंपनी के, 30,000 मेरे पास, 60,000 मेरे पास है, तो 60% ओनरशिप मेरे पास थी। 1 लाख और इश्यू हो गए, मैंने एक भी नहीं खरीदा, अब टोटल शेयर कितने हो गए? 2 लाख, मेरे पास कितने? 60,000, तो मेरी ओनरशिप कम हो गई क्या? यस सर, 60% से सीधे 30% हो गई, तो डाइल्यूट्स द वोटिंग पावर। फोर्थ का लिखो लीगल फॉर्मेलिटीज, फोर्थ का लिखो लीगल फॉर्मेलिटीज, फोर्थ का लिखो लीगल फॉर्मेलिटीज। मिलता है अगर अर्निंग्स होती है तो, जबरदस्ती नहीं है कि देंगे देंगे, देना तो पड़ेगा, लेकिन अगर कभी अच्छी अर्निंग्स होगी तो। भाई बहुत सारी है जी, बिल्कुल। समझे क्या सब? इसको कॉपी कर ले। भाई मैरिट्स डीमैरिट्स हो गई, चलो आ जाओ। प्रेफरेंस शेयर, तो भाई प्रेफरेंस शेयर क्या है? अभी डेफिनेशन बताइए, प्रेफरेंस शेयर की अभी डेफिनेशन बताइए, जल्दी बताओ। अरे अभी अभी डेफिनेशन बताइए, सॉरी इक्विटी की बताई थी। तो इक्विटी की डेफिनेशन क्या है? नॉट प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर देखो क्या है, आपके घर में बड़ा भाई होगा तो मम्मी जो ही बनाती होगी उससे पूछती होगी कि वो क्या बनाएगा, तू क्या खाएगा, और वो नहीं होता होगा तो आपको दाल रोटी मिल जाती होगी। तो इस बड़े बेटे को क्या मिल रही है? प्रेफरेंस मिल रही है ओवर छोटा बेटा। तो छोटा बेटा कौन हुआ? एक तरीके से इक्विटी शेयर। बड़ा बेटा कौन हुआ? प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स को प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स, ओवर इक्विटी शेयर्स, और इनको प्रेफरेंस मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, विथ रिस्पेक्ट टू प्रेफरेंशियल राइट्स। इनको क्या मिलती है? 2 प्रेफरेंशियल राइट्स मिलती है, एक तो रीपेमेंट एट टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। याद करो वाइंडिंग अप का अभी मैंने आपको लिखवाया था, सबसे पहला पैसा किसको मिलता है वाइंडिंग अप पे? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, फिर अनसिक्योर्ड को, फिर किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर को, उसके बाद इक्विटी मिल रहा है। तो इक्विटी में बोलूं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर क्या है? इक्विटी शेयर्स के ऊपर क्या है? प्रेफरेंस है, किसकी? रीपेमेंट की। ठीक है, तो इनकी रिस्क थोड़ी कम है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर। और सेकंड, विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड, पहले अर्निंग्स होगी तो डिविडेंड पहले किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर्स को। तो इनको 2 चीज पे मिल रही है, एक तो क्या डिविडेंड के मतलब में, और दूसरा रीपेमेंट के टाइम। और इनको जो डिविडेंड मिलता है वो फिक्स रेट पे मिलता है, इसलिए इनका नाम भी ऐसे होते हैं, 10% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर। तो ये जो परसेंटेज है ये इनकी फिक्स्ड है, इनको इतना डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा तो इनको इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। समझे आप सब? भाई 2 प्रेफरेंशियल राइट है, कितनी? 2, एक तो रीपेमेंट की और एक डिविडेंड की। तो आरडी या डॉक्टर डीआर, जो भी आपको ध्यान रहे, डिविडेंड और रीपेमेंट। रीपेमेंट कब होता है? वाइंडिंग अप पे। इनको दोनों के ऊपर है, किसके ऊपर प्रेफरेंशियल राइट्स है? इक्विटी के ऊपर।
समझे क्या सारे सारे? ठीक है, फायदे पे आ जाओ। फायदा 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 आ जाओ। फर्स्ट फायदा लिखो, रीजनेबली रीजनेबली सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीजनेबली सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। रीजनेबली सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला मेरिट लिखो, रीजनेबली सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कैसे? पहले मिल रहा है तो कुछ तो बचा होगा कंपनी में, तो हमारे पास कुछ तो चांस है मिलने का। ठीक है, सेकंड भाई, अच्छा एक बात और लिखना है यहाँ पे, नो वोटिंग पावर या नो वोटिंग राइट्स। अब इनको कुछ वोटिंग राइट्स नहीं मिल रही, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ फर्क पड़ रहा है क्या इनसे इन रिस्पेक्ट टू वोटिंग? इन रिस्पेक्ट टू उनका कंट्रोल खत्म हो रहा है क्या? हो रहा है क्या भाई क्रिश? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख लो, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। ठीक है, नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। कुछ बीच में बोला नहीं जाता इन लोगों के थ्रू। ठीक है, ये कुछ बीच में आके उंगली नहीं कर सकते। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। एक और लिखो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब कैसे कि जब इनको अच्छा पैसा दिया जाएगा तो इनकी वजह से इक्विटी शेयर्स को भी अच्छा पैसा मिल जाएगा। ऐसे समझो ना, बड़े बेटे ने बोला बर्गर खाना है, अरे तो छोटे बेटे को भी तो बर्गर तो मिल रहा है ना खाने को। अब भले ही बर्गर आपका फेवरेट नहीं होगा, लेकिन लौकी और दाल से तो प्रिफर करोगे बर्गर को, तो भैया उनको भी मजे हो जाते हैं। ठीक है, अगला फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। फिर लिखो प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। फिफ्थ पॉइंट, प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। और लास्ट, नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स। नो चार्ज ऑन एसेट्स। ठीक है, लिमिटेशंस पे आओ। लिमिटेशंस पे आओ। प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट, फिफ्थ पॉइंट था प्रेफरेंशियल राइट ऑफ रीपेमेंट। ठीक है क्या? हाँ, लिमिटेशंस पे आए। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिखो लिमिटेड अपील। लिमिटेड अपील। लिमिटेड अपील मतलब, क्योंकि भाई यहाँ पे एक स्टेडी इनकम है, तो वो लोग जिनको रिस्क में चाहिए, 21 दिन में पैसा डबल चाहिए, वो इससे करेंगे क्या? उनके लिए है क्या सूटेबल? नहीं। तो लिमिटेड अपील है। अब ये एक बात समझना, ये कंपनी इक्विटी शेयर्स का सुनो सुनो ना सुनो ना, वोटिंग पावर को तो डाइल्यूट नहीं कर रहे, लेकिन कंपनी के जो एसेट्स हैं उन पर जो इक्विटी शेयर का क्लेम है वो तो कम कर रहे हैं। कैसे सर? अरे पहले इनको पैसा चुकाएंगे तो मैं बोलूं इक्विटी शेयर वालों के लिए एसेट थोड़े कम पड़ जाएंगे, है ना? है ना? तो इसीलिए लिखो डाइल्यूट्स द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सेकेंड लिखो dilutes the claims of equity shareholders। dilutes the claim of equity shareholders किसके ऊपर भाई? ओवर एसेट्स। ठीक है, हाई रेट ऑफ डिविडेंड। भैया इनके लिए फायदा है हाई रेट ऑफ डिविडेंड, लेकिन कंपनी के लिए तो नुकसान है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हाई रेट ऑफ डिविडेंड। फोर्थ पॉइंट लिखो हाई रेट ऑफ डिविडेंड। ठीक है, और फिफ्थ लिखो नो टैक्स सेविंग। फिफ्थ लिखो नो टैक्स सेविंग, इससे कोई भी टैक्स की सेविंग नहीं हो रही। समझे क्या? ठीक है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स पे आ जाए भाई। प्रेफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहला कौन सा आया? क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। अच्छा देखो,
एक बात क्या है, डिविडेंड के लिए क्या जरूरी है, प्रॉफिट होना। अब मान लो कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं था उस साल, तो जरूरी तो ना कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी डिविडेंड मिलेगा नहीं, तो उस साल पैसा नहीं किया। मान लो कंपनी ने दूसरे साल ही पैसा नहीं दिया। अब मान लो कंपनी ने तीसरे साल डिक्लेयर किया पैसा, कंपनी ने तीसरे साल डिक्लेयर किया डिविडेंड, या डिविडेंड डिक्लेयर किया तीसरे साल में, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कौन होंगे, जिनको तीसरे साल का तो पैसा मिलेगा ही, प्लस जो अभी तक का अनपेड था वो भी मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर डिविडेंड पे नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर नो पेमेंट, सेकेंड ईयर नो पेमेंट, थर्ड ईयर मान लो पेमेंट हुआ, तो ये जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, ये क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, उनको इस साल का भी पैसा मिल जाएगा, इस साल का भी पैसा मिल जाएगा, और इस साल का भी पैसा मिल जाएगा। ऐसा मान लो पापा ने तुम्हारे को 2 महीने पॉकेट मनी नहीं दी, तीसरे महीने पापा बहुत खुश थे, तो पापा ने तुम्हारे को तीसरे महीने की पॉकेट मनी तो दी और फर्स्ट और सेकंड की मनी दे दी, ये तो तुम क्या कहलाओगे, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, की देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के, तो दैट इज फॉर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए कि मान लो फर्स्ट ईयर भी पैसा नहीं हुआ, सेकंड ईयर भी पैसा नहीं हुआ, थर्ड ईयर पैसा हुआ, तो इनको केवल थर्ड ईयर का ही पैसा मिलेगा, इधर का नहीं मिलेगा। इधर पापा ये बोलेंगे ये दे रहा हूं, ये रखना है तो रख ले, वरना ये भी दे दे वापस, समझ रहे हो, मतलब रात गई बात गई, दैट इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये हुआ कि अनपेड डिविडेंड नहीं मिलेगा, केवल उसी साल का डिविडेंड मिलेगा। क्यूमुलेटिव में उस साल का तो मिलेगा, उससे पहले का जो भी अनपेड है वो भी साथ में मिलेगा। सस्ते में मिल रहा है, और डिविडेंड से इतनी कुछ इनकम नहीं होती एक्चुअल में। ठीक है, अगले आए पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। भाई वही कैपिटल अप्रिसिएशन, वोटिंग पावर मिल रहा है, इनका कैपिटल अप्रिसिएशन अलग लेवल पे होता है, वोटिंग पावर मिलती, कंपनी की ओनरशिप उनकी, कंट्रोल ओवर द कंपनी उनका है। ठीक है, सेकंड आया पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब मान लो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया पूरा, इक्विटी को भी दे दिया, प्रेफरेंस को भी दे दिया, उसके बाद भी कोई सरप्लस बच गया, तो जिस उस सरप्लस के अंदर जो प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद इक्विटी शेयर्स, उनको हम कहते हैं पार्टिसिपेटिंग इक्विटी शेयर्स। जो पार्टिसिपेट नहीं करते उसको हम क्या कहते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग। जो सरप्लस बच गया, फर्दर सरप्लस, सिमिलरली बाइंडिंग अप हो रही है कंपनी, तो प्रेफरेंस शेयर्स को भी पैसा दे दिया, इक्विटी शेयर को भी पैसा दे दिया, उसके बाद भी पैसा बच गया, उसके बाद भी एसेट्स बच गए, मान लो एक इमेजिनरी सिचुएशन, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बच गए, तो उसके अंदर भी जो फर्दर सरप्लस में जिन प्रेफरेंस शेयर्स को राइट मिलेगा विद इक्विटी शेयर्स, उनको हम क्या कहेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको नहीं मिलेगा उनको नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, तीसरे हुए कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो हुए विच कैन गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए, जो बाद में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते। समझ आएगा, ये भी कॉपी कर लेना। ठीक है, चलिए चलो आ जाओ, समझ आया क्या सबको, हाँ जी, चलो आ जाओ, डिबेंचर्स पे आ जाएं। डिबेंचर्स समझ आया सबको, प्रेफरेंसेस, फायदे नुकसान लिख लिए, इनको भाई कॉपी करते रहना, तो आपके जो मैं बोल रहा हूं उनको भी कॉपी कर लेना, जिससे आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे एग्जाम के लिए, बहुत मस्त। अगले आए कौन से, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या है, पहली बात तो ये समझ ले, बोरोड फंड्स है, उधार लिया हुआ पैसा है, ठीक है, और एंड दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्थ कैपिटल कहते हैं डिबेंचर्स को। अब डिबेंचर क्या है, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए सेम लाइक शेयर्स,
लेकिन ये उधार लिया है, ठीक है। और इसके बदले कंपनी क्या देती है, जिससे ही पैसा लिया है, जिसको क्या कहते हैं, जैसे जो शेयर लेता है उसको क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। तो जो इंसान डिबेंचर लेता है उसको हम बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। तो डिबेंचर होल्डर का कोई प्रूव होना जरूरी है कि भैया उसने कुछ पैसा दिया है कंपनी को। तो जो इंस्ट्रूमेंट, एक लीगल जो इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी होल्डर को देती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिबेंचर। वो जो इंस्ट्रूमेंट है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो एक एक्नॉलेज करता है, वो एक प्रूफ देता है कि कंपनी ने उनसे पैसा लिया। और उसके बदले डिबेंचर होल्डर्स को क्या मिलता है, इंटरेस्ट इन रिटर्न, इंटरेस्ट इन ब्याज मिलता है। 10% डिबेंचर, 12% डिबेंचर, ऐसे होते हैं, समझे सारे के सारे। इसलिए इनको, एक सेकेंड, कंपनी का क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, इसके बदले इनको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। हाँ, लेकिन है नहीं ऐसा, कंसेप्ट तू सही जा रहा है लेकिन, ठीक है, लिख मत लेना ये बात। हाँ, ठीक है, क्या समझे क्या सब बात भाई? डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इज अ इंस्ट्रूमेंट और अ डॉक्यूमेंट which acknowledges that the company has received money from you and it will pay you at a future date along with the interest। इसलिए इनको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। ये बोरोड है, लॉन्ग टर्म है, और इनको जो डिबेंचर होल्डर्स है उनको क्या मिलता है इन रिटर्न, इंटरेस्ट, ब्याज मिलता है इन रिटर्न में, ठीक है क्या? अच्छा भाई, जब भी पब्लिक इश्यू अगर डिबेंचर होता है, पब्लिक से लेते हैं, तो क्रिसिल जो क्रेडिट रेटिंग कंपनी है उससे क्रेडिट वर्दीनेस की रेटिंग लेनी पड़ती है कि कंपनी वगैरह सही है या नहीं। और आजकल एक नया तरह का डिबेंचर आया, दैट इज जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर। जीरो इंटरेस्ट डिबेंचर याद है क्या किसी को, क्या है? जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं मिलता। तो आपके दिमाग में आएगा सर फिर ये क्यों लें? तो ये क्या होता है, ये इशूड होते हैं किस पर, डिस्काउंट पे, और जब पैसे देने का टाइम होता है, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। मतलब मान लो 100 रुपए का है तो आपको 90 रुपए में दे देंगे, तो डिस्काउंट पे मिला आपको, और जब आपको पैसा चुकाएंगे तो आपको 100 रुपए दे देंगे। तो कैपिटल अप्रिसिएशन इज योर रिटर्न। समझा सबको एवरीवन? ठीक है, चलो इसके फायदे क्या क्या हैं, फायदे क्या क्या हैं इसके? आइडियल फॉर सेफ इन्वेस्टर्स, ठीक है, जिनको बिल्कुल भी रिस्क किसी में मतलब नहीं, उनके लिए सही है, ठीक है। सेकंड, डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। भाई इनको तो फिक्स्ड इंटरेस्ट देना है, तो कंपनी ने मान लो ज्यादा कमाया तो इनको ज्यादा रिटर्न देंगे क्या? तुम मुझे बताओ, ये कंपनी के उधार वाले हैं, तुम्हारे को कंपनी ने तुम्हारे पैसे 56 फाड़ दिए अलग लेवल पे, लक्ष्मी जी ने बरस दिया पूरा ही, तो तुम इनको ज्यादा रिटर्न दोगे क्या कि यार ले लो चलो? नहीं ना, इनको तो इतना ही दोगे। तो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। तीसरा, दीज आर व्हाट, रिलेटिवली स्टेबल, रिलेटिवली स्टेबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको मिलता ही है। अच्छा मुझे बताओ, क्या यहां से वोटिंग राइट मिल रही है क्या? तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को इनसे कुछ फर्क पड़ेगा वोटिंग के ऊपर, कंट्रोल के ऊपर? तो यहां पे भी वही बात आ जाएगी, कौन सी? नो लॉस ऑफ कंट्रोल, नो लॉस ऑफ कंट्रोल। समझे क्या आप लोग? ठीक है। और अगली बात आई लेस कॉस्टली। अगली बात क्या आई? लेस कॉस्टली एज कंपेयर टू इक्विटी वगैरह, ये लेस कॉस्टली है, और ये टैक्स सेविंग के अंदर भी हेल्प करते हैं, ये टैक्स सेविंग के अंदर भी हेल्प करते हैं। समझे क्या आप लोग सारे? पक्का? कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसकी क्या देखते हैं, लिमिटेशन। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। अब इसकी लिमिटेशंस देखते हैं। भाई सिंस ये उधार लिया पैसा है, अब मुझे बताओ, इक्विटी शेयरहोल्डर्स तो मालिक थे, तो उनको पैसा दे नहीं दे वो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन यहां तो उधार लिया है। अब आपने किसी से उधार लिया है और आप उसको बोलो यार अभी मैंने कमाया नहीं यार, मैं बाद में दे दूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं, उनको तो देना ही पड़ेगा भाई, उनको देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? अब मान लो घर में मम्मी ने समोसे बनाए और मेहमान आ गए,
पहले मेहमान को मिलेगा, आपको मिलेगा। आप तभी खा पाते हो जब वो मेहमान छोड़ के चल जाते हैं और भौंकते हुए आते हो कि क्या हुआ जी, अरे खाए एक साथ, हाँ या ना, करेक्ट क्या? लेकिन स्टार्टिंग में तो उन्हीं को मिलता है, तो एक फिक्स बर्डन है आप पर कि आप नहीं खा सकते, राइट? तो सिमिलरली कंपनी की अर्निंग्स हो या ना हो, इनको पैसा तो देना पड़ेगा क्योंकि उधार लिया पैसा है। तो दिस इज व्हाट फिक्स्ड बर्डन, दिस इज व्हाट फिक्स्ड बर्डन। कंपनी पर एक परमानेंट बर्डन रहता है, ठीक है। सेकंड, रीपेमेंट का एक ऑब्लिगेशन है ही इनको कि चुकाना ही पड़ेगा एक टाइम के बाद, मेच्योरिटी जब इनकी हो जाएगी। समझो आपने जब लिया तब तो आप जबरदस्त कमा रहे थे, और आपको पैसा कब चुकाना है? 10 साल बाद। अब 10 साल बाद पैसा चुकाना ही पड़ेगा, और मान लो 10 साल बाद आपकी हालत अच्छी नहीं है, फिर क्या करोगे? क्वाइट अ चांस। दैट इज व्हाट यहां पर रीपेमेंट का ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तीसरा, ये बोरिंग कैपेसिटी को क्या करता है? रिड्यूस करता है, रिड्यूसेस बोरोइंग कैपेसिटी। कैसे? मतलब एक समझो ना, एक कंपनी की उधार लेने की एक लिमिट होती है। तो अगर आपने उधार ले लिया डिबेंचर से आपने उधार ले लिया, तो आपकी बाकी कैपेसिटी कम हो गई। 3 नान खा सकते हो अगर मान लो मैक्सिमम तुम, लेकिन तुम घर से अच्छा खाना खा के चल गए, दोस्त की बर्थडे पार्टी में और खा पाओगे क्या? जानवर हो तो बात अलग है, हाँ, वरना तुम्हारी कैपेसिटी कम हो जाएगी अच्छे खाने की, राइट? तो इसीलिए सिमिलरली अगर हमने लोन ले लिया पहले ही कुछ, या इनसे ले लिया पैसा, तो हम बाकी बोरोइंग थोड़ी कम कर पाएंगे। समझे क्या सारे? लिमिटेशन सारी, कोई डाउट किसी को यहां तक नहीं है? चल, टाइप्स ऑफ डिबेंचर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर। तो सबसे पहला क्या आया? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड मतलब जिन्होंने कंपनी के एसेट्स पर चार्ज क्रिएट किया है, जिन्होंने कंपनी के एसेट्स पर चार्ज नहीं क्रिएट किया उनको क्या कहेंगे? अनसिक्योर्ड, ठीक है। सेकंड क्या है? रजिस्टर्ड एंड बेयरर। सर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स वो हैं जो कंपनी के रजिस्टर्ड के अंदर रजिस्टर्ड है, उनका ट्रांसफर इजीली नहीं होता। बेयरर जो रजिस्टर्ड नहीं है वो सीधा ऐसे ही फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं। तीसरा है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। तो कन्वर्टेबल वो डिबेंचर्स हैं जो बाद में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन कन्वर्टेबल कौन हुए? जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर क्या हुए? फर्स्ट डिबेंचर वो है जिनका पेमेंट पहले होगा। सेकंड डिबेंचर कौन है? जिनका पेमेंट फर्स्ट डिबेंचर के बाद होगा। मतलब मेहमान लोग फर्स्ट डिबेंचर, आप लोग सेकंड डिबेंचर। समझे सारे? कोई डाउट यहां तक? कॉपी कर लीजिए। हाँ जी, आ जाओ, बैंक्स पे आ जाए, कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स पे आ जाए। बैंक्स तो भाई इजी है, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैंकिंग सर्विसेज में। तो भाई कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं? जो मैं बोलूं आपसे डिपॉजिट्स भी ले रहे हैं, सेविंग्स भी ले रहे हैं, और आपको लोन भी दे रहे हैं। दोज आर कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स के भाई बहुत तरह के काम होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? आपको सेविंग्स आप वहां जाकर रख सकते हो, अपनी गोल्ड ज्वेलरी को लॉकर में जाकर रख सकते हो, डिपॉजिट जमा करा सकते हो, एफडी आरडी, लोन ले सकते हो, कैश क्रेडिट मिलता है, ओवरड्राफ्ट मिलता है, ई बैंकिंग मिलता है, उसके अलावा बहुत सारी और सर्विसेज भी आपको मिलती है। करेक्ट क्या? ठीक है, इसके फायदे क्या क्या हैं देखते हैं। मेरिट्स आ जाए, मेरिट्स, ठीक है।
तो भाई सबसे पहला टाइमली असिस्टेंस, सबसे पहला टाइमली असिस्टेंस कि भैया बैंक से पैसा इजीली मिल जाता है, टाइम पे मिल जाता है, जब जरूरत होती है तब मिल जाता है। सेकंड, हम बैंक से जब लोन लेते हैं तो इनको इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन वो किसी को बाहर आउट नहीं करते, तो वो सीक्रेसी रहती है इंफॉर्मेशन की। जैसे शेयर्स रेज करेंगे तो आम जनता में सब कुछ बताना पड़ता है, राइट, क्योंकि आम जनता इन्वॉल्व हो रही है। यहां लेकिन हम बैंक को देते हैं तो बैंक तक ही हमारी इंफॉर्मेशन रहती है, ठीक है। तीसरा, यहां पर थोड़ी फॉर्मेलिटीज कम है, लेस फॉर्मेलिटीज, ठीक है। फोर्थ, फ्लेक्सिबल सोर्स। लिमिटेशंस, हाँ, लिमिटेशंस, लिमिटेशंस भाई, बैंक इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट टू मीडियम पीरियड ओनली, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग बैंक से नहीं हो पाती, ठीक है। दूसरा, डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता है अगर, क्योंकि वो कभी कभी क्या कहते हैं, लीगल इन्वेस्टिगेशन आपकी बहुत ज्यादा करते हैं। ऐसे ही नहीं कि बैंक पर जाएंगे लोन मिल जाएगा, प्रोसीजर करते हैं कि भैया इसको पैसा दे सकते हैं या नहीं। तीसरा, यहां पर रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं, मतलब बैंक क्या करती है, कंडीशंस डाल देती है बहुत सारी कि आप इससे ज्यादा पे लोन नहीं दे सकते, सॉरी इससे ज्यादा पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते, ये एसेट को यूज नहीं कर सकते। ऐसे तुम्हारे साथ होता होगा, या तो वो या तो मैं, करेक्ट क्या, तो दैट इज व्हाट रिस्ट्रिक्शन विच हैज बीन पुट ऑन यू, तो बैंक वगैरह भी ये रिस्ट्रिक्शन पुट कर देते हैं। समझे सब, सबको क्लियर, कॉपी कर लिया, आ जाओ। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कर लिया था ना कॉपी, कि कभी कभी लोन को रिन्यू करने में मुश्किल हो जाती है। हाँ हाँ, अब ये कर लिया, ठीक है। चलो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है सर, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया, जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश किया है ऑल ओवर द कंट्री टू डेवलप द इंडस्ट्रीज ऑफ द कंट्री, जिससे देश की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हो। क्या हुआ, क्या हो, देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, सिंस ये डेवलप कर रहे हैं, इसलिए इनको हम और क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, डेवलपमेंट बैंक्स। समझे क्या, मैंने आपको एग्जांपल दिया था नाबार्ड, ठीक है। चलो, फायदे, तो भाई सबसे पहला फायदा है कि बैंक्स आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म के लिए देते हैं, ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे देता है, ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे देता है, ठीक है। सेकंड, ये आपको पैसे के अलावा और भी हेल्प करते हैं, असिस्टेंस इन बिजनेस, कंसल्टेंसी वगैरह सारी चीजें आपको देते हैं, मैनेजमेंट, टेक्निकल सर्विसेज सारी आपको देते हैं। तीसरा, ये आपकी गुडविल को इंक्रीजेस द गुडविल ऑफ द कंपनी। कैसे, कि भैया इनको सरकार से पैसा मिल गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अभी हम देखेंगे पैसा मिलना इतना आसान नहीं होता, तो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल गया, तो पैसा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है, तो गुडविल हो गई, ठीक है। क्या जैसे आपके दोस्त होते होंगे, आप बचपन में देखते होंगे और ये तो मस्त बैट खरीद के लाया, तो आपकी इज्जत बढ़ जाती होगी, यार ये तो भाई जोरदार आदमी है। तो सिमिलरली क्या कहते हैं, अगर इन लोगों को, किसी जने को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा मिल जाता है तो उनकी गुडविल इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनसे पैसा मिलना इतना आसान नहीं है। फोर्थ, यहाँ पे पैसा चुकाना थोड़ा इजी है, मतलब रीपेमेंट को इजी करते हैं, तो इजी रीपेमेंट, ठीक है, पैसा आप इजीली चुका सकते हो। और फिफ्थ में लिख लो कि भैया जब पैसा कोई नहीं दे रहा होता है
तो ये तब भी फाइनेंस दे देते हैं। तो फाइनेंस इवन ड्यूरिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब वो नहीं हमारा जो जीवन में डिप्रेशन है, ये वो वाला डिप्रेशन है कि जब मार्केट की ऐसी तैसी हो रखी है, मंदी आ रखी है, तब भी ये पैसा आपको प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस जल्दी आए। लिमिटेशंस क्या है भाई? एक तो इनसे पैसा लेना इतना आसान काम नहीं है, तो डिफिकल्ट प्रोसीजर। ये तभी तो ये गुडविल बढ़ा रहे थे, तभी तो ये लोग गुडविल बढ़ा रहे थे, राइट। ठीक है। अगला, ये बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस, रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। ठीक है। तीसरा, ये लोग क्या करते हैं, आपके साथ होता होगा बचपन में कि बड़े भाई के साथ छोटे भाई को भेज देते हैं, तो छोटा भाई बड़ा भाई फिर कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि उन्हें पता है कि छोटा भाई घर जाके सब कुछ बता देगा, मम्मी भैया ने तो ये सब किया। हाँ, तो सिमिलरली ये लोग भी क्या करते हैं, अपने लोगों को कंपनी के अंदर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बिठा देते हैं। तो मैं बोलूं, देयर इज व्हाट, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, देयर इज व्हाट, इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। समझे क्या सारे लोग? पक्का? कोई डाउट? बताता हूं बाद में। कॉपी कर लिया क्या? इंटरनेशनल फाइनेंस, जल्दी आ जाओ, लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर, फिर हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंस में सबसे पहला क्या आया? कमर्शियल बैंक। सबसे पहला क्या आया? कमर्शियल बैंक। मतलब मैं बोलूं तो आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या, सॉरी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बैंक्स, जो इंडिया के बैंक्स नहीं है, अगर हम उनसे पैसा रेज कर रहे हैं तो दैट इज कमर्शियल बैंक्स। जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो दैट इज कमर्शियल बैंक्स। समझाने जैसा कुछ नहीं। सेकंड, इंटरनेशनल एजेंसीज एंड डेवलपमेंट बैंक्स। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वैसे वर्ल्ड के भी ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। वर्ल्ड के भी मैं बोलूं तो क्या है? डेवलपमेंट बैंक्स हैं, तो वो भी पैसा देते हैं डेवलप करने के लिए बैकवर्ड रीजन्स को। जैसे इसका एग्जांपल है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एग्जिम, ये सब। समझे क्या? कोई डाउट यहां पर? पक्का? ठीक है। ये लोग स्टैब्लिश किसने किया था इन लोगों को? इन लोगों को दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने स्टैब्लिश किया था, जिससे जो बैकवर्ड रीजन्स है उनका भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। ठीक है। लास्ट आया इसके अंदर इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे ध्यान से देना। इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। अब मान लो इंडियन कैपिटल मार्केट बोले तो, कैपिटल मार्केट बोले तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट। ठीक है। अब सबसे इसमें पहला कौन सा आया? जीडीआर, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट। अब समझना, सुनना एक मिनट ध्यान से, 5 मिनट का बचा है बस। इंडियन कंपनी जब इंडियन से शेयर कैपिटल से रेज करती है तो शेयर्स देती है, पैसा ले लेती है। अब मान लो इंडियन कंपनी को बाहर के, इंडिया के बाहर से किसी से पैसा रेज करना है, बाहर की पब्लिक से रेज करना है, बोले हम यहां से ही पैसा रेज कर सकते हैं, तो क्या करती है? अगर इंडियन कंपनी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, मैं बोलूं तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सेप्ट अमेरिका से शेयर वाला मनी रेज करना है, शेयर कैपिटल रेज करनी है, तो वो क्या इशू करती है? जीडीआर। समझे क्या? इंडियन कंपनी को अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से एक्सेप्ट अमेरिका, इफ इट वांट्स टू रेज शेयर कैपिटल, इट इशूज जीडीआर। एक बात ध्यान रखना, यहां पे कोई वोटिंग पावर नहीं मिलती, यहां पे वोटिंग पावर नहीं मिलती। बोलना बहुत अच्छा पड़ा। ठीक है क्या? सेकंड आया एडीआर, दैट इज
अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट. सिमिलरली इंडियन कंपनी को अगर दिस इज द सेम इंडियन कंपनी वांट्स टू रेज शेयर कैपिटल फ्रॉम अमेरिका, तो वो क्या इश्यू करती है? एडीआर. ठीक है, वो क्या इश्यू करती है? एडीआर. तीसरा क्या आया? आईडीआर. अब फॉरेन कंपनीज को इंडियन शेयर कैपिटल से रेस मार्केट करना है, इंडियन मार्केट से, कैपिटल मार्केट से रेस करना है, तो वो क्या करती है? इशू आईडीआर. वो क्या इशू करती है? आईडीआर. फॉरेन कंपनी क्या इशू करती है? इंडियन वालों से पैसा रेस करना है तो आईडीआर. और लास्ट क्या आया? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. ये क्या है? दीज आर जस्ट लाइक डिबेंचर्स. कौन से डिबेंचर्स? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये क्या है? बस बाहर की करेंसी में हमने फॉरेन करेंसी से पैसा लिया, हमने दिया, और ये बाद में इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं. दीज आर व्हाट? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड. जल्दी से एक मिनट सुन लो. जब इंडियन कंपनीज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में पैसा शेयर कैपिटल से रेज करना है, इट इश्यूज जीडीआर एक्सेप्ट अमेरिका, राइट? इफ द इंडियन कंपनी वांट्स टू रेज मनी फ्रॉम अमेरिकन्स, इट इश्यूज एडीआर. If the foreign companies want to raise money, share capital money from us, it issues IDR. ध्यान रखना, तीनों जगह पे वोटिंग पावर नहीं मिलती. लास्ट क्या आया? Foreign currency convertible bonds. These are what? Foreign currency convertible bonds which are equity linked debt securities. These are just like convertible debentures just in the foreign currency. समझ आया क्या? तो भाई हमने पूरा 1 hour 15 minutes के अंदर उस पूरे चैप्टर को ढंग से रिवाइज किया है. आई होप आपको समझ आया होगा. इसको बाद में वापस देखना, मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, तो आप इसको बाद में भी देखोगे तो आपका ये चैप्टर पूरा ढंग से क्लियर हो जाएगा. आई होप आपको समझ आया होगा. मिलेंगे वापस. टिल देन टेक केयर.